Assalamu alaikum dear students. Now we start our second lecture on Introduction to Topology. In the first lecture we study what is metric space. हमने देखा कि metric space क्या है और हमने उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स की. ठीक है, हमने पहली एग्जांपल में क्या किया था, हमने सेट एक्स किसके इक्वल लिया था, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, और उसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया था डी, उसको हमने प्रूव किया था कि वो क्या है, मेट्रिक है, जिसे क्या कहते हैं, यूएल मेट्रिक ऑन आर. फिर हमने सेकंड एग्जांपल ली जिसमें एक्स किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के. आर स्क्वायर क्या है, सेट ऑफ आर ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स. और उसके ऊपर भी जो हमने मेट्रिक डिफाइन की उसे क्या कहते हैं, यूजुअल मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर. फिर हमने चेक किया कि जो हमारी यूजुअल मेट्रिक है आर स्क्वायर पे, वो कैसे मेट्रिक की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, उसमें हमने 3 तरह की मेट्रिक्स डिफाइन की थी आर एन पे. आर एन क्या है, यूक्लिडियन प्लेन या सेट ऑफ आर एंड टुपल्स ऑफ रियल नंबर्स. उसके ऊपर मैंने 3 तरह की मैट्रिक्स आपको बताई थी और आपके लिए वो एक एक्सरसाइज है जिसके ऊपर आपने चेक करना है कि ये कैसे मैट्रिक की सारी कंडीशंस को होल्ड करता है. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी मैट्रिक स्पेस की एग्जांपल से भी रिलेटेड है और उसकी कुछ मैट्रिक प्रॉपर्टीज से भी. जैसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में बहुत सारी और एग्जांपल्स भी बताऊंगी और उसको भी आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है उनकी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने कैसे मैट्रिक की सारी कंडीशंस को होल्ड करवाना होता है. और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्पेस पे एक ही तरह की मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं. हम एक स्पेस पे या एक सेट एक्स पे हम एक से ज़्यादा मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब हमारी एग्जांपल में क्या है कि बी ए बी क्या है, सेट ऑफ आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. अब बी ए बी कैसा सेट है जिसके अंदर तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन पड़े हुए हैं. रियल वैल्यूड का क्या मतलब है कि वो फंक्शन जिनकी रेंज या कोड डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल है. और ये डिफाइन किस पे है, क्लोज इंटरवल ए बी पे. मतलब डोमेन क्या है हमारे पास, क्लोज इंटरवल ए बी. और ये फंक्शन के ऊपर एक और कंडीशन है, वो क्या है कि ये फंक्शन क्या होने चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए. ठीक है, दैट इज फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर. मतलब अगर एफ कोई फंक्शन है, सेट बी ए बी से बिलोंग करता है वो, तो उसकी डोमेन क्या होगी, क्लोज इंटरवल ए बी, और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट mod of f of x less than equal to some real number k for all x belongs to close interval a b. ये हमारे पास क्या कंडीशन आ गई है, बाउंडेड फंक्शन होने की कंडीशन आ गई है. ठीक है, f क्या था, ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज क्या है या कोड मीन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. मतलब ये क्या हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन हो गया क्लोज इंटरवल ए बी पे. और इसके ऊपर एक और कंडीशन थी, वो क्या था कि ये बाउंडेड फंक्शन हो. और ये हमारे पास कंडीशन क्या बता रही है कि ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है. मतलब मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ वी डिफाइन अदर कंडीशंस. अब हमारे पास क्या है कि ये जो भी हम फंक्शंस लेंगे इस सेट बी ए बी में से, उनके ऊपर हमने कंडीशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या नेगेटिव और ज़ीरो फंक्शन कैसे डिफाइन करना है. अगर हम कोई 2 फंक्शंस लेते हैं एफ और जी इस सेट बी ए बी में से, तो उनकी एडिशन कैसे डिफाइन होगी, एफ प्लस जी अप्लाई होगा किसी नंबर एक्स से, एक्स किससे बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी से. तो एफ ऑफ जी की वैल्यू ऑन एक्स क्या होगी, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. और ज़ीरो फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो फंक्शन ऑन एक्स क्या देगा हमें,
0 देगा। और नेगेटिव ऑफ अ फंक्शन कैसे अप्लाई होगा, माइनस एफ ओवर एक्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ या नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमने इसमें क्या डिफाइन कर दिया अब कि दो फंक्शंस की एडिशन कैसे डिफाइन होगी, या उसका जीरो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, और नेगेटिव ऑफ अ फंक्शन कैसे होगा। अब हमारा क्या काम है, हमने ये चेक करना है कि ये जो सेट बी ए बी है, ठीक है, द सेट ऑफ आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शंस का जो सेट है उसके ऊपर हम मीट्रिक कैसे डिफाइन करें। अब हमने उसके ऊपर मीट्रिक कैसे डिफाइन किया, मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, किसी भी दो फंक्शंस को हम लेंगे, वो कौन से हैं, दो फंक्शंस का हमने पेयर लिया है, वो क्या है, एफ जी। डी ऑफ एफ जी इक्वल है इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब हमारे पास ये इंटीग्रल क्या है, रीमान इंटीग्रल है, ठीक है, जिसकी लिमिट्स क्या है, ए से बी, और यहाँ पे बी हमेशा ग्रेटर होता है ए से। ठीक है, अब हमने ये क्या डिफाइन कर दी है, मीट्रिक ऑन द सेट बी। इसके ऊपर हम चेक करना है हमने कि ये मीट्रिक स्पेस की या मीट्रिक की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। बाय डेफिनेशन यही हम क्लियर है कि ये जो फंक्शन है क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, इसमें इंटेग्रल ले रहे हैं नॉन नेगेटिव या मोड फंक्शंस का, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो हमारी जो पहली कंडीशन में क्या है था कि मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो तो बाय डेफिनेशन होल्ड हो गया। और अब हमने नेक्स्ट चेक करना है कि डी एफ जी इक्वल होगा 0 के, तो हमें क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए जी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और इसी तरह हम अपनी सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, जिसमें क्या होता है कि डी एफ जी इक्वल होना चाहिए डी जी एफ के। और थर्ड कंडीशन में हम चेक करेंगे, थर्ड कंडीशन हम कैसे फुलफिल करेंगे, इसमें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में हम ऐड करेंगे एक नया फंक्शन। ठीक है, उसे आप कोई भी नया नाम दे दें, आई ऑफ एक्स दे दें, उसको आप ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और मोड फंक्शन की जो हमने कंडीशन पहली एग्जांपल में लगाई थी वही यहाँ पे लगाएं, और हमारी जो थर्ड कंडीशन थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की, वो भी होल्ड हो जाएगी। जैसे हमने सेट बी ए बी लिया है, वैसे हमने एक सेट लिया है सी ए बी। सी ए बी में क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बी ए बी में क्या था, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन थे डिफाइन ऑन ए बी। जैसे हमने बी ए बी पे मैट्रिक डिफाइन की, वैसे हम सी ए बी पे भी वही मैट्रिक डिफाइन कर देते हैं जो हमने सेट बी ए बी पे की थी। ठीक है, तो सी ए बी भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस हो जाएगा विद द सेम मैट्रिक डिफाइन एज बी ए बी। ठीक है, लेकिन ये जो सेट सी ए बी होगा ये क्या होगा, सब स्पेस होगा बी ए बी का। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी सेट पे एक ही मैट्रिक डिफाइन करें, हम एक से ज़्यादा मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 4 में हमने सेट सी ए बी पे एक और मैट्रिक डिफाइन की है। हमने पेयर लिया फंक्शंस का एफ जी, जिसमें मैट्रिक क्या है, डी एफ जी इक्वल है सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसमें हम मैट्रिक कैसे निकालेंगे कि हमें डी एफ जी निकालना है, तो हमने पहले क्या लेना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ए बी इंटरवल में से जितनी भी हम वैल्यूज़ एक्स की लेते जाएंगे, तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ लेंगे एक्स की, उनके ऊपर हम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका मोड लेंगे।
हमारे पास एक सेट बन जाएगा, फिर हम उसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सुप्रीमम या मैक्सिमम ले लेंगे, तो हमारे पास मैट्रिक का आंसर आ जाएगा, DFG का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने मैट्रिक डिफाइन कर दी सेट CAB पे। ठीक है, इसके ऊपर हमने मैट्रिक किए तमाम कंडीशंस को चेक करना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपने सेट BAB और सेट CAB के ऊपर ये जो मैट्रिक हमने डिफाइन की है इसके ऊपर मैट्रिक स्पेस की या मैट्रिक की तमाम कंडीशंस को फुलफिल करवाना है, चेक करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कमांड जो है या आपका जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक का, मैट्रिक स्पेस का, डिस्टेंस फंक्शन का, वो क्लियर होता जाएगा। जब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे हमने यहाँ पे सुप्रीमम लिखा है, हम इन्फीमम क्यों नहीं लिख सकते? अगर मैं यहाँ पे इन्फीमम लिख देती हूँ, मतलब DFG इक्वल है इन्फीमम ऑफ मॉड ऑफ f of x माइनस g of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, तो हमारे पास D मैट्रिक नहीं होगा और सेट CAB मैट्रिक स्पेस नहीं होगा विद दिस फंक्शन DFG इक्वल टू इन्फीमम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस g of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है, गौर से सुनिए, जब हम अपनी मैट्रिक्स की जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन में देखें कि आप कहते हैं कि DFG इक्वल है 0 के, मतलब इन्फीमम ऑफ मॉड ऑफ f of x माइनस g of x और ऑल x बिलोंग्स टू AB इक्वल हो जाएगा 0 के। अच्छा, ये तो हो सकता है कि ये जो हमारे पास नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, मॉड ऑफ f of x माइनस g of x का इन्फीमम तो इक्वल टू 0 आ सकता है। ठीक है, हमने इन्फीमम लेना है, वो तो 0 आ सकता है। क्या ये ज़रूरी है कि मॉड ऑफ f of x माइनस g of x की जो तमाम वैल्यूज़ हैं, या जितने भी हम x लेते जा रहे हैं, मॉड ऑफ f of x माइनस g of x उन सब पे 0 हो? हमने तो इन्फीमम लिया तो वो तो 0 आ सकता है। ये भी तो हो सकता है ये नॉन नेगेटिव वैल्यू जो है मॉड ऑफ f of x माइनस g of x किसी नंबर x पे 0 हो, 0 ना हो, या 0 से थोड़ी ज़्यादा हो, उसका इनका इन्फीमम तो 0 आ सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मॉड ऑफ f of x माइनस g of x फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए 0 हो। तो हमारी ये जो कंडीशन है कि DFG इक्वल होना चाहिए 0 पे, तो इफ़ f इक्वल होना चाहिए g के, तो ये होल्ड नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन होती है ना कि DFG इक्वल हो 0 के इफ़ एंड ओनली इफ f इक्वल होगा g के। अगर हम यहाँ पे DFG को ले लेते हैं 0 के, तो ये ज़रूरी नहीं है कि f इक्वल आए g के, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ ऑफ x के लिए हमारे पास f of x इक्वल नहीं हो सकता g of x के। हम उसका इन्फीमम तो लेते हैं जब मॉड ऑफ f of x माइनस g of x का, वो तो 0 हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मॉड ऑफ f of x माइनस g of x तमाम वैल्यूज़ ऑफ x के लिए इक्वल हो 0 के। Example number 5, discrete metric space. Let x be non-empty set and D such that x cross x to R defined by dxy equal to 1 if x is not equal to y and dxy equal to 0 if x is equal to y। जैसे मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, x क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और dxy हमने कैसे डिफाइन किया है, dxy इक्वल है 1 के इफ x इज नॉट इक्वल टू y एंड dxy इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y। अगर दो पॉइंट्स इक्वल हैं तो उनके ऊपर मेट्रिक क्या आएगी, मेट्रिक की क्या वैल्यू होगी, dxy क्या होगा 0। अगर दो पॉइंट्स x और y क्या हैं, डिफरेंट है, x इज नॉट इक्वल टू y, तो dxy का आंसर क्या होगा 1। अब हमने ये चेक करना है, ये जो हमने d डिफाइन की है, डी फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है, ये मेट्रिक है एक्स पर या नहीं है। इसके ऊपर हमने मेट्रिक की जो 3 कंडीशंस हैं वो होल्ड करवानी है या चेक करनी है। अच्छा, बाय डेफिनेशन जो पहले की कंडीशन है हमारी कि डी जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बाय डेफिनेशन dxy की वैल्यू जो है या तो 1 है या 0 है। 1 होगी अगर दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे,
और 0 होगी जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो डी एक्स वाई क्या हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स। ठीक है, और डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि डी एक्स वाई इक्वल हो 0 के इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल हो वाई के। तो अगर x इक्वल है y के तो डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो x को इक्वल होना चाहिए y के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि डी एक्स वाई हमेशा तभी 0 होगा जब x इज इक्वल होगा y के। ठीक है, हमें डेफिनेशन से ही पता चल गया कि टी एक्स वाई क्या है, इक्वल है 0 के इफ एंड ओनली एक्स इज जब इक्वल होगा वाई के। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी मीट्रिक की वो होल्ड हो गई है। अब हम जाते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन का क्या नाम था, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि हम एक्स वाई में से कोई से भी 2 पॉइंट्स लें, एक्स वाई कोई से भी 2 पॉइंट लें एक्स में से, तो डी एक्स वाई इक्वल होना चाहिए डी वाई एक्स के। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे केसेस अराइज हो सकते हैं। मसलन अगर हम यहाँ पे ले लें कि x नॉट इक्वल है y के तो डी एक्स वाई क्या होगा, 1 होगा। अगर x नॉट इक्वल है y के तो डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 1 के। अगर x नहीं है इक्वल y के तो y भी नहीं इक्वल होगा x के, तब भी हमारे पास डी वाई एक्स के आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1 के। क्लियर है, तो डी एक्स वाई इक्वल हो गया डी वाई एक्स के इफ x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, अगर x इक्वल है y के तो हमारे पास डी एक्स वाई क्या होगा, इक्वल होगा 0 के। और अगर y इक्वल है x के तब भी हमारे पास डी वाई एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि अगर x इक्वल नहीं इक्वल है y के और y इक्वल नहीं y इक्वल है x के तो हमारे पास डी एक्स वाई इक्वल होगा डी वाई एक्स के। क्लियर है, अब जो सेकंड कंडीशन थी जिसका नाम था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो भी होल्ड हो गई है। वो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी कि हमारे पास कोई से भी हम 2 पेड़ लेते हैं सेट एक्स में से तो उनके ऊपर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स डी एक्स वाई इक्वल होने चाहिए डी वाई एक्स के। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ, जिसका नाम था ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स लेने हैं हमने, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड हमने ले लिए सेट एक्स में से, और इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे। हम पहला क्या केस लेंगे कि एक्स इक्वल नहीं है वाई के और वाई इक्वल नहीं है जेड के। मतलब ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं तीनों डिफरेंट हैं, इनमें से कोई से भी 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो ये ऑब्वियस बात है, फिर हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या आएगा, डी एक्स वाई इक्वल होगा 1 के, डी वाई जेड भी इक्वल होगा 1 के और डी एक्स जेड भी इक्वल होगा 1 के। अगर डी एक्स जेड इक्वल है 1 के और जो सम है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड का वो इक्वल हो गया 2 के। जब हम डी एक्स वाई और डी वाई जेड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2, और 2 हमेशा ग्रेटर होता है 1 के। तो हमारी जो एक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई इस केस के लिए। क्लियर, हम आते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अच्छा, अब ये जो सेकंड केस है उसमें हमने लिया है कि x इक्वल है y के लेकिन y इक्वल नहीं है z के। ठीक है, अगर x इक्वल है y के तो डी एक्स वाई क्या हो गया, डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x इक्वल है y के। अब y इक्वल नहीं है z के तो डी वाई जेड क्या हो गया, 1। ठीक है, y इक्वल नहीं है z के और x भी इक्वल नहीं है z के, क्योंकि x इक्वल है y के और y इक्वल नहीं है z के तो x भी इक्वल नहीं होगा z के, तो डी एक्स जेड क्या आ जाएगा, 1। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हम इनको पुट करें अपने ट्राइंगल इनइक्वालिटी में तो हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स जेड आ जाएगा इक्वल 1 के, और जो सम है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के वो भी आंसर क्या आएगा, 1 के आएगा। तो हमारे पास ये जो कंडीशन थी वो भी होल्ड हो गई कि डी एक्स जेड इक्वल है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के।
ठीक है। और इस तरह हम और जो जितने भी केस बन सकते हैं, जो भी हम जिसमें हम क्या करेंगे कि कोई से भी दो एलिमेंट्स को इक्वल नहीं, हमारे पास ये जो कंडीशन है ये होल्ड हो जाएगी। ठीक है। अब ऐसे भी तो ले सकते हैं कि y इक्वल है z के और y इक्वल नहीं, y इक्वल है z के लेकिन x और y आपस में इक्वल नहीं है, ऐसे भी केस बन सकता है। ठीक है। ऐसे जितने भी केस जिसमें दो एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसके ऊपर भी हमारे पास ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन है ये होल्ड हो जाएगी। हम थर्ड केस लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि x और y और z तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब तीनों ही इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dxy dy z और dxz इक्वल हो जाएंगे 0 के। और इसमें ऑब्वियस है हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, dxz इक्वल हो जाएगा dxy प्लस dyz के। और इस तरह हम जब तीनों केसेस को कंबाइन करें तो हमारे पास जो ट्राइंगुलर की इनइक्वालिटी की कंडीशन थी वो होल्ड हो गई, मतलब dxz लेस देन इक्वल हो गया dxy प्लस dyz के। क्लियर है। अब हमने तीनों कंडीशंस थी जो मैट्रिक्स स्पेस की थी, पहली कंडीशन भी हमने चेक कर ली कि dxy जो हमने मैट्रिक डिफाइन किया वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और dxy इक्वल होना चाहिए 0 के फिर ओनली इफ x इज इक्वल टू y। दूसरी कंडीशन थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो भी हमने होल्ड करवा ली है, वो भी इजीली हमने देखा है कि वो होल्ड हो जाती है। थर्ड कंडीशन क्या थी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, उसके हमने डिफरेंट केसेस बनाए और उसको भी चेक कर लिया कि वो भी होल्ड होती है। तो इस तरह जो हमने ये मैट्रिक डिफाइन की है उसे क्या कहेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक, और जो सेट एक्स है उसे क्या कहेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। अच्छा, ये डिस्क्रीट मैट्रिक को ट्रिवियल मैट्रिक भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है ट्रिवियल मैट्रिक। ठीक है। अब इसके साथ जो हमने कुछ जो हमारी एग्जांपल्स थी जितनी भी मैट्रिक स्पेस की वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी हैं, वो आपने करनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। हमने नेक्स्ट में क्या करना है, कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिक स्पेस की वो सीखनी है।